सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सो सब लोग बढ़िया होंगे, है ना। सबके हालचाल बढ़िया होंगे और आप सब लोग यूकेएम 2024 के लिए जी जान लगा के तैयारी कर रहे होंगे। होप सो, है ना। तो करते हैं साहब स्टार्ट। आज का क्या प्रोसेस है, आज का क्या काम है? आज का काम है बेसिकली क्विक रिवीजन ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर आप सोचेंगे तो यार आप क्या सोचेंगे कि सर 50 कॉन्सेप्ट होंगे, 60 कॉन्सेप्ट होंगे, कितने होंगे? कम से कम 150 प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। और ये रहेगा क्विक रिवीजन ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में जो जो पॉइंट्स आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के वक्त यूज में आपके आ सकते हैं, वो सारे पॉइंट हम क्या करेंगे, इसमें अभी डिस्कस करेंगे। होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो करना क्या है, बहुत क्विकली सारी चीजें देखनी है, सब चीजें समझनी है और ट्राई करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं आपके इस सेशन के माध्यम से से कम समय में इस सोच के साथ। ठीक है, करते हैं इस सेशन को स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो बेसिक डेफिनेशन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए यार। लाइन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। लाइन, लाइन सेगमेंट, ये सब पता होना चाहिए आपको। लाइन, लाइन सेगमेंट, ठीक है ना साहब, लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो रे क्या होता है। फोर्थ पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं ना, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं फिफ्थ नंबर पे बात करूं तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं सिक्स पॉइंट पे बात करूं तो आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, कॉन्करेंट लाइंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लाइन क्या होता है। इफ यू फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर, अगर हम पीस ऑफ पेपर को फोल्ड करें तो जो क्रीज ऑफ द पेपर बनेगी वो किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूं तो ये क्या होता है, पार्ट ऑफ अ लाइन है विच हैज टू एंड पॉइंट्स, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अगर मैं बात करूं रे की तो दिस इज पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन द वन डायरेक्शन ओनली, राइट, दैट इज कॉल्ड रे। अगर मैं कॉलिनियर पॉइंट की बात करूं तो तीन या उससे ज्यादा पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलते हैं अगर वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हो। थ्री और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर लाइंग इन द सेम लाइन। और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होंगे, जस्ट उसका अपोजिट। यानी अगर मान लो तीन या उससे ज्यादा पॉइंट ऐसे हैं जो एक ही लाइन में नहीं आते हैं तो उन पॉइंट्स को कंबाइंडली हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। कॉन्करेंट लाइंस, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि तीन या उससे ज्यादा लाइन अगर एक ही कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाएं, जैसे ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है, तीन या उससे ज्यादा पॉइंट, तीन या ज्यादा उससे ज्यादा लाइंस अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके पास हो रही हैं अगर, तो हम बोलेंगे कि यार ये तीनों लाइंस क्या है, कॉन्करेंट लाइंस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दिस इज क्वाइट बेसिक थिंग्स, राइट, कि अगर मान लो एक पॉइंट है, उस एक पॉइंट से आपको एक पॉइंट से अगर आपको एक लाइन की डिस्टेंस देखनी है ना, लाइन एल की आपको क्या देखनी है, डिस्टेंस देखनी है। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन की जब डिस्टेंस देखते हैं तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, दैट परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से, राइट। अगर अगली बात करें, इफ थ्री और मोर पैरेलल लाइंस, अगर तीन या उससे ज्यादा पैरेलल लाइंस को कोई एक या दो या तीन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करें तो ट्रांसवर्सल्स के जो इंटरसेप्ट होते हैं ना वो प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। मतलब अगर पहली ट्रांसवर्सल के जो इंटरसेप्ट बने, है ना, तो उनमें जो रेशो होगा ए बी और बी सी में जो रेशो होगा वही रेशो इधर दूसरी ट्रांसवर्सल ने जो अपने इंटरसेप्ट बनाए हैं उनके रेशो के बराबर होगा, यानी पी क्यू और क्यू आर के रेशो के बराबर होगा। दिस इज सो कॉल्ड इंटरसेप्ट थ्योरम, है ना, समवॉट। अगर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो यार आपको पता होना चाहिए एंगल क्या होता है ना। एंगल क्या होता है, अगर एक ही पॉइंट से दो रे अगर ओरिजिनेट कर रही है ना, एक ही पॉइंट से दो रेज अगर ओरिजिनेट कर रही है तो उनके बीच में जो यूनियन बनता है दैट यूनियन इज नोन एज एंगल, ठीक है। अच्छा जी, एंगल को मेजर किस में करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं एंगल को, है ना। और क्या है हमारे लिए खास बात, एंगल को हम रेडियन में भी मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। अगर मैं अगली बात करूं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए ज्योमेट्री में, दैट इज पॉलीगन, राइट। पॉलीगन में क्या पता होना चाहिए सर हमें, यार पॉलीगन में ना एक्चुअली एक क्लोज्ड प्लेन फिगर, है ना, जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हो ना,
स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिल करके अगर एक क्लोज फिगर बना हुआ है तो दैट इज कॉल्ड अ पॉलीगन, ठीक है। अब उस पॉलीगन के दो टाइप हो सकते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, है ना। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होगा जिस पॉलीगन के अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं सारे एंगल की मेजरमेंट अगर लेस देन 180 डिग्रीज है तो वो पॉलीगन जो है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अगर किसी पॉलीगन का कोई एक इंटीरियर एंगल, एटलीस्ट कोई एक इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए, है ना, तो उस पॉलीगन को हम कॉनकेव पॉलीगन बोल देते हैं, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूं, पॉलीगन जो होते हैं वो रेगुलर या इरेगुलर हो सकते हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, अगर एक पॉलीगन इस हिसाब से हमें गिवन है कि उस पॉलीगन की सारे साइड्स की लेंथ आपस में बराबर है और सारे इंटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट भी आपस में बराबर है, तो उसको बोला जाता है क्या, रेगुलर पॉलीगन। और अगर इनमें से कोई भी एक चीज कम है, यानी सारे साइड्स बराबर हैं पर सारे एंगल्स बराबर नहीं है, या फिर सारे एंगल्स बराबर हैं सारी साइड्स बराबर नहीं है, तो फिर वो इरेगुलर पॉलीगन की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। अगर अगली बात करें हम, तो किसी पॉलीगन में अगर एंगल्स की बात करें तो किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। आप बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, कोई भी एक पॉलीगन है, मान लीजिए अभी अपने पास में, ठीक है ना, कोई भी एक पॉलीगन है, लेट्स से ये एक पॉलीगन है हमारे पास में। इस पॉलीगन की किसी एक साइड को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो एक्सटेंडेड पार्ट पॉलीगन के साथ जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज नॉन एज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। और ऐसे एक्सटीरियर एंगल कितने बन सकते हैं सर, तो एक ही डायरेक्शन में सारी साइड्स को अगर आप बढ़ाते जाएंगे ना, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में अगर सारे साइड्स को बढ़ाते जाएंगे तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा ना, ठीक है ना सर, पांचवा ना, 5 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे और इन पांचों का सम कितना होगा, 360। अगर सर ये 5 साइड की जगह 10 साइड वाला पॉलीगन होता तो भी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता, बिल्कुल, तब भी 360 ही होता। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की, तो किसी भी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर पॉलीगन रेगुलर है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट्स भी आपस में बराबर होगी और एक्सटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट भी बराबर होगी। तो आप अगर इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट निकालना चाहते हैं किसी एक इंटीरियर एंगल की, तो इस सम को हम n से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, 3 साइडेड पॉलीगन, ठीक है ना, जिसमें 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स, 3 साइड्स होती है, ट्राइंगल बोला जाता है उसे। सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है इसका। अगर कोई एक ट्राइंगल की एक साइड को आगे बढ़ाया जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, है ना, वो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये एंगल का सम, ये एंगल जो होगा बाहर वाला एक्सटीरियर, उसकी वैल्यू ए प्लस बी के बराबर होगी, ठीक है। अगर अगर किसी भी ट्राइंगल में 2 एंगल्स बराबर हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड बराबर होगी, और अगर किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड्स बराबर हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्राइंगल्स की। अगर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखें तो ट्राइंगल को हम दो तरीके से, है ना, कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला कौन सा होगा, पहला वो होगा जिसमें ट्राइंगल में हम साइड्स की लेंथ के अकॉर्डिंग जज करेंगे, है ना। तो अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई भी 2 साइड बराबर है तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल, और कोई भी साइड अगर आपस में बराबर नहीं है तो वो स्केलियन ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। और अगर एंगल्स के अकॉर्डिंग देखें तो भाई ट्राइंगल के 3 टाइप होंगे। एक तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी सारे एंगल्स की मेजरमेंट अगर 0 और 90 डिग्री के मेजरमेंट के बीच में रहती है, ट्राइंगल के अगर तीनों ही एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में है अगर, तो उसको बोला जाएगा क्या, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो उस ट्राइंगल को बोला जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल मोर देन 90 डिग्री मेजरमेंट का है तो उसको बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आइसोस्केलेस ट्राइंगल की ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक है, बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मतलब एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको क्लिक कर जाएगा, ये आपका कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। तो उसको रिवाइज करते हुए चलें साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी वही, इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या खास बात है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है, ठीक है, तीनों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर, तीनों एंगल्स की मेजरमेंट आपस में बराबर, है ना, कितने कितने के होते हैं, 60 के होते हैं, ठीक है। और क्या क्या खास बात है, अगर देखा जाए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें ये पता होता है कि उसका एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो ऑल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ये सब इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेम ही होते हैं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये सब सेम ही होते हैं ना, ठीक है ना। जो मीडियन होती है वही ऑल्टीट्यूड होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है ना। अगर मैं अगली बात करूं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हमने वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर एक ऑल्टीट्यूड डाल दिया, ठीक है ना, तो सिचुएशन में ऑल्टीट्यूड की जो लेंथ आएगी वो √3/2 टाइम्स ए होगी, है ना।
दिस इज द लेंथ ऑफ मीडियन, दिस इज द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, दिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड, सबकी लेंथ यही है ना। और इसी को सेंट्रॉइड जो है ना वो 2:1 में डिवाइड करता है, और ये जो 2 वाला पार्ट होता है ना, यानी 2/3 ऑफ √3/2 टाइम्स a, दिस इज नोन एज सर्कम रेडियस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। सर्कम रेडियस मतलब अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला एक सर्कल ड्रॉ किया जाए तो उसकी जो रेडियस होगी वो सर्कम रेडियस होगी, वो जो सर्कल बनेगा वो सर्कम सर्कल होगा, उसका सेंटर जो होगा वो सर्कम सेंटर होगा, ठीक है। और अगर एक सर्कल ऐसा ड्रॉ किया जाए जो तीनों साइड्स को अंदर से टच करके जाता हो तो उसको बोला जाएगा इन सर्कल, उसका सेंटर इन सेंटर, उसकी रेडियस इन रेडियस, ठीक है ना। तो सर्कम रेडियस का वैल्यू 2/3 होगा इस ऑल्टीट्यूड के, और इन रेडियस का जो लेंथ होगा वो 1/3 होगा इस ऑल्टीट्यूड की लेंथ के, ठीक है। ये बात याद रहनी चाहिए, ठीक है। और बेसिकली ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, 9 पॉइंट सेंटर, ये सब एक ही जगह पे होते हैं। किसमें किसमें एक ही जगह पे होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब एक बच्चा बोलेगा सर कि आप ये बता दो ना ऑर्थो सेंटर क्या होगा। तो यार देखो ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ऑर्थो सेंटर क्या होगा सर, तो भाई ऑर्थो सेंटर क्या होगा, एक अगर ट्रायंगल आपको गिवन है उसके 3 आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करिए, तीनों ऑल्टीट्यूड जिस कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं ना, दैट कॉमन पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ठीक है सर, इसको एक्स से डिनोट करते हैं ना। और सर अगर मैं पूछूं सर आपसे इन सेंटर क्या होता है, तो इन सेंटर तो भाई अपने आप में अगर एक ट्राइंगल है उसके तीनों साइड से पास होने वाला एक सर्कल आपने ड्रॉ किया, उस सर्कल का जो सेंटर होगा ना दैट सेंटर इज इन सेंटर। और ये कौन से 3 लाइंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है, तो अगर आप ट्राइंगल की तीनों एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करोगे है ना, जैसे पहला एंगल बाइसेक्टर है ना, ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना साहब, और ये तीसरा एंगल बाइसेक्टर है ना, तीनों एंगल बाइसेक्टर्स है ना जिस पॉइंट से पास होते हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है ना साहब, तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस कॉमन पॉइंट से पास होते हैं उस उन तीनों एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम क्या बोल देते हैं? इन सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूं कि सर सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, तो भाई देखो अगर एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है ना, एक सर्कल पास कर दिया जाए तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला है ना, तो ये जो सर्कल होगा ना, दिस सर्कल का सेंटर इज नोन एज सर्कम सेंटर है ना, और एस से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। और ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है ना, ट्राइंगल की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है, ठीक है ना। इसकी तीनों साइड से डिस्टेंस बराबर होती है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होती है तीनों साइड से सॉरी तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस बराबर होती है, और तीनों वर्टिसेस से जो डिस्टेंस होती है इसको हम सर्कम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूं कि सर सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है, तो सेंट्रॉइड यार अपने आप में एक अलग बात है ना। ट्राइंगल है, ट्राइंगल की तीनों मीडियंस आप ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल की आप तीनों मीडियंस ड्रॉ करेंगे, ये पहली मीडियन, ये दूसरी मीडियन, ये तीसरी मीडियन। मीडियन क्या होती है सर? ट्राइंगल के साइड्स को इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करके जाने वाला सेगमेंट है ना, तो ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, ये एफ पॉइंट है ना, तो ये मीडियंस है, ठीक है ना साहब। जब आप तीनों मीडियन ड्रॉ करोगे तो तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो होगा वो सेंट्रॉइड होगा है ना, और सेंट्रॉइड जो होगा उसकी क्या खास बात है, वो 2:1 में डिवाइड करता है हर एक मीडियन को, वर्टेक्स की तरफ 2 वाला पार्ट और साइड की तरफ 1 वाला पार्ट हमेशा। और 9 पॉइंट सेंटर क्या होता है? 9 पॉइंट सेंटर क्या होता है सर? 9 पॉइंट सेंटर भाई, 9 पॉइंट सेंटर समझिए, 9 पॉइंट सेंटर होता है अपने आप में कोई भी एक ट्राइंगल अगर आपको गिवन है, ठीक है ना, उस ट्राइंगल में आप एक सर्कल हमेशा ऐसा ड्रॉ कर सकते हो जो सर्कल हमेशा कहां कहां से पास करता है। 9 पॉइंट फिक्स है, मैं बता रहा हूं। ये पहला ऑल्टीट्यूड है, लेट से दोबारा सर्कल बना लेते हैं, ठीक है ना। ये सर्कल बनाया मैंने बहुत बेकार सा, आई नो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पहला ऑल्टीट्यूड, ये दूसरा ऑल्टीट्यूड, ये तीसरा ऑल्टीट्यूड, ठीक है ना साहब, तीनों ऑल्टीट्यूड के फीट से जाना चाहिए, ठीक है ना। और कहां से जाना चाहिए? तीनों साइड्स के मिड पॉइंट से, पी, क्यू और आर, ठीक है। और जहां पे ऑर्थो सेंटर है ना, तीनों ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ऑर्थो सेंटर और वर्टेक्स के बीच की जो ये डिस्टेंस है इनके मिड पॉइंट से जाना चाहिए ना, एक्स, वाई और जेड है ना। तो ये बेसिकली 9 पॉइंट्स फिक्स हैं, और हर एक ट्राइंगल के लिए ये सर्कल एग्जिस्ट करता है। वो अलग बात है कि कई बार ये सर्कल बाकी किसी सर्कल के साथ मैच हो जाता है ना। बट आप ये समझिए कि दिस इज 9 पॉइंट सर्कल, और इसका जो सेंटर होता है वो 9 पॉइंट सेंटर कहलाता है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सब सेम होता है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सब क्या होता है? सेम होता है। अगर मैं बात करूं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सारे एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में।
अगर एक एंगल 90 डिग्री का तो राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम उसमें अप्लाई होता है। उसमें बी डी स्क्वायर जो होता है वो ए डी इंटू डी सी के बराबर होता है। ये वाला जो ऑल्टीट्यूड होता है इसका स्क्वायर ये दोनों पार्ट्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और आप ये समझिए कि ए बी इंटू बी सी एरिया निकालने का तरीका, डी बी इंटू ए सी ये भी एरिया निकालने का तरीका, तो दोनों बराबर होते हैं। और ये फोर्थ वाला जो रिलेशन है ये थर्ड वाले रिलेशन और पाइथागोरस थ्योरम से मिल के आता है। ठीक है, आप ट्राई करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं अगली बात करूं तो आपको समझना चाहिए कि राइट ट्रायंगल जो होता है उसके हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है ना वही इक्विडिस्टेंट होता है ऑल द थ्री वर्टिसेस से, वही सर्कमसेंटर होता है। अगर कोई भी मीडियन ड्रॉप करें वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल से तो वो हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करती है टू आइसोस्केलस हाइपोटेन्यूज पे जाएगी और ट्रायंगल को टू आइसोस्केलस ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगी। अगर मैं बात करूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ना तो वो एंगल बी को तो बाइसेक्ट करेगा फॉर श्योर, आपको पता है। लेकिन अगर बी से एक ऑल्टीट्यूड भी डाला हुआ है अपने हाइपोटेन्यूज पे और बी से एक मीडियन भी डाली हुई है हाइपोटेन्यूज पे, तो ऑल्टीट्यूड और मीडियन के बीच में जो एंगल बनेगा ना उस एंगल को भी ये बाइसेक्ट करके जाता है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना, तो दो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होता है सेम टाइम पे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। जो भी लेग्स का सम होता है ना, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल के जो राइट एंगल वाले जो दो लेग्स होते हैं उनका जो सम होता है वो सम ऑफ द डायमीटर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल के बराबर होता है। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की अगर बात करें तो कोई भी एक एंगल अगर ट्रायंगल का 90 डिग्री मेजरमेंट से ज्यादा है, ऐसी शेप होती है, तो क्या बोलते हैं उसको, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपको पता है और आपको जज करना है कि यार ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, तो क्या करिए, सबसे लॉन्गेस्ट साइड ढूंढिए कि भाई सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है ना, उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम से ज्यादा है, कम है या बराबर है ना। बराबर होगा तो राइट ट्रायंगल, ज्यादा होगा तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और अगर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम से कम होगा थर्ड साइड का यानी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, तो फिर वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं अगली बात करूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, तो यार थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए है ना, कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर 1 होता है ना, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, और क्या पता होना चाहिए, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना सर, ये भी 1 होना चाहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उसके अलावा क्या क्या पता होना चाहिए सर, उसके अलावा यार देख थोड़ी बातें ये भी पता होनी चाहिए कि ये जो साइन कन्वेंशन होता है ना, एएसटीसी रूल जो आपको पता है, बताया जाता है कि एएसटीसी रूल है ना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, है ना। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि जरूरत पड़ सकती है कई बार भी। ठीक है, कई बार जरूरत पड़ती है ऐसी चीजों की कि साइन 90 प्लस थीटा बन गया सर, क्या लिखूं, तो भाई कॉस थीटा लिखना है उसको ना। क्यों लिखना है, क्योंकि 90 प्लस थीटा है ना, 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल वाली लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव आया, राइट। ये कुछ सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज टू बी रिमेंबर्ड। ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है ना, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस में है उनको प्रोडक्ट में चेंज करना है तो ये वाले फॉर्मूला है ना, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए। और अगर आपको प्लस माइनस में दिए हैं मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ये वाले तरीके भी आप यूज कर सकते हो, और मल्टीप्लाई में दिए हुए तो प्लस माइनस में चेंज करने के लिए ये वाले तरीके यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर अगली बात करें तो ये मल्टीपल और सब मल्टीपल वाले फॉर्मूलाज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। अगर मैं अगली बात करूं तो अगेन साइन रूल है ना, साइन रूल आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है ना, कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है आपके पास में, ठीक है ना, तो उस ट्राइंगल का जो सरकम सर्कल जो है उसकी रेडियस अगर मान लीजिए कैपिटल आर है, ठीक है, सरकम रेडियस अगर कैपिटल आर है और एबीसी ट्राइंगल में साइड्स का जो लेंथ है वो अगर ये स्मॉल है, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी है, तो ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, तीनों बराबर होते हैं और बराबर होते हैं 2r के। दिस इज नोन एज साइन रूल। मेनी टाइम्स इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट मेनी थिंग्स इन द ट्राइंगल। अगर मैं बात करूं किसी सिचुएशन में कोसाइन रूल की, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट टास्क है ना। अगर मान लो ये साइड की लेंथ स्मॉल है, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी है, तो कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग अगर मुझे कॉस ए का वैल्यू निकालना है तो कॉस ए का वैल्यू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc है ना। अगर मैं कॉस बी का वैल्यू जानना चाहता हूं तो क्या करेंगे, जो कॉस बी, ये जो एंगल बी है ना उसके एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन में 2ac, ठीक है, दिस इज कॉस बी। अगर कॉस सी चाहिए तो क्या करेंगे, कॉस सी इक्वल टू क्या होता है, कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 2ab, ठीक है, दिस इज कॉस सी, राइट। ये कोसाइन रूल आपको पता होना चाहिए, कई बार ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये भी बहुत यूज में आता है ज्यादातर। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्शन फॉर्मूला की, दिस इज यूज्ड
पर इतना ज्यादा यूज है नहीं इसका। अगर मैं चाहूं तो यहां से एक ऑल्टीट्यूड अगर अपोजिट साइड पे ए वर्टेक्स से डालूं और ये साइड की लेंथ स्मॉल ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो सी साइड का जो प्रोजेक्शन होगा इधर वो प्रोजेक्शन होगा सी कॉस बी, है ना। और बी साइड का जो इधर प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा सर, वो होगा बी कॉस सी। तो बेसिकली सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी जो होता है वो ए के बराबर होता है ना। सी कॉस बी जो होता है प्लस बी कॉस सी, ये दोनों का सम जो होता है ये बेसिकली ए के बराबर होता है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इज बी इक्वल्स टू होता है सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, ठीक है ना। और थर्ड क्या होता है सर, सी इक्वल टू क्या होगा, सी इक्वल टू होगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, है ना, ठीक है ना साहब। दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन फॉर्मूला, कई बार यूज आता है, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूं तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है एम एन कॉट थ्योरम, है ना। यानी अगर किसी भी ट्राइंगल में एडी जो है वो अगर इस एंगल को डिवाइड कर रहा है अल्फा और बीटा दो पार्ट्स में, और ये दोनों पार्ट्स हमें पता है, या तो ये दोनों एंगल पता है या फिर एंगल बी और एंगल सी पता है ना, और हमें बी डी और डी सी की लेंथ जानने में इंटरेस्ट है ना, तो सिचुएशन में हम क्या करेंगे, या फिर ये एंगल जानने में इंटरेस्ट है, दोनों में से कोई एक चीज, तो हम एम एन थ्योरम अप्लाई करते हैं। एम एन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एम कॉट अल्फा प्लस एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा, ये जो होता है वो एम प्लस एन कॉट थीटा के बराबर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज एन कॉट बी माइनस एम कॉट सी जो होगा वो एम प्लस एन कॉट थीटा के बराबर होता है। ये दो रिजल्ट है, ये दो रिजल्ट आपको याद रखने होते हैं हमेशा, है ना। ये दो रिजल्ट आपको क्या करने होते हैं, हमेशा याद रखने होते हैं। मैनी टाइम्स मैंने आपको बताया आरएमओ के क्वेश्चन, आईओकेम 2021-22 के कुछ क्वेश्चंस है ना जो एमएन थ्योरम से सॉल्व हो रहे थे, वो मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। या ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, दो ट्राइंगल अगर जिनकी शेप भी सेम है, साइज भी इक्वल है, ऐसे ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की क्या खास बात है सर, खास बात यह है कि यार जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, अगर आपने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो उनकी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, एंगल्स इक्वल हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा कई बार यूजफुल होती है ज्योमेट्री में। तो अगर बात करें कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियाज की, तो ये कुछ कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियाज हैं, होप सो आपको पता होंगे। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या होता है कि एक ट्राइंगल में दो ट्राइंगल गिवन है और पहले ट्राइंगल की दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के अगर बराबर है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और फिर रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, राइट। अगर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल की बात करूं तो दो एंगल और उसकी इंक्लूडेड साइड, अगर एंगल एंगल साइड तो दो एंगल और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अगर साइड की बात करूं तो एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो तब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। आरएचएस की बात करूं तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, एक राइट एंगल ट्राइंगल की दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड के अगर बराबर है तो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला जा सकता है। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जिसका नाम है सिमिलैरिटी, ठीक है। दो ट्राइंगल्स को अगर हम सिमिलर बोलेंगे तो कब बोलेंगे, जैसे मान लो एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, ठीक है ना साहब। तो दो ट्राइंगल है मेरे पास में, एक ही है ना। दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कब बोलेंगे सर, यार दो ट्राइंगल सिमिलर तब होते हैं जब उन दोनों ट्राइंगल्स के, है ना, इंटीरियर एंगल्स बराबर हों, पहली बात, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे एंगल ए बराबर एंगल पी के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर हो किसके, एंगल आर के, ठीक है। और साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल हो। साइड्स का रेशो क्या हो, प्रोपोर्शनल। जो रेशो ए बी और पी क्यू का हो वही रेशो बी सी और क्यू आर का हो, वही रेशो ए सी और पी आर का हो, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट कि दोनों ट्राइंगल जो है एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है ना, एंगल बराबर है और साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो ट्राइंगल एबीसी को हम सिमिलर बोल सकते हैं साहब किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए क्या हम आगे बढ़े, ऑफ कोर्स बढ़ेंगे, है ना। चलिए अब कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं, जैसे पहला है एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है सर, अगर एक ट्राइंगल की तीनों इंटीरियर एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों इंटीरियर एंगल के बराबर है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे एंगल 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 साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। अगर मैं बात करूं टू एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो यार देखो दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल आपस में बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली बराबर होता है, क्योंकि दोनों में एंगल सम रिजर्व्ड है, 180 डिग्री है। तो इसमें अगर एक एंगल 50-70 का है, इसमें भी एक एंगल 50-70 का है, तो डेफिनेटली तीसरा एंगल दोनों का 60-60 का ही होगा। एंड दैट्स व्हाई हम ये बोल सकते हैं कि तीसरा एंगल भी बराबर ही होगा। तो क्यों तीसरे एंगल पे जाना है, दो एंगल अगर दो ट्राइंगल्स के बराबर हो जाए तो डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे, दो एंगल किसी एक ट्राइंगल के किसी दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल के बराबर हो जाए तो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल दिया जाएगा। फिर साइड्स प्रोपोर्शनल लिख दी जाएंगी। अगर मान लो तीनों साइड्स पहले ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के साथ में कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शन में हैं तो दोनों ट्राइंगल को हम साइड 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 सिमिलरिटी से सिमिलर बोलते हैं।
अगर दो साइड सिमिलर हैं और एक एंगल इंक्लूडेड बराबर है तो दोनों ट्राइंगल को फिर भी हम सिमिलर बोल सकते हैं ना। ये 4 सिमिलरिटी की क्राइटेरियाज हैं इंपॉर्टेंट, ये सब आपको पता होगा, बहुत बेसिक चीजें हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कशन करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना ना, ट्राइंगल का एरिया निकालने के 5 मेथड मैं हमेशा से बताता हूँ। पहला मेथड है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। अगर एक ट्राइंगल एबीसी आपको गिवन है तो आपको समझना चाहिए कि बीसी साइड की लेंथ स्मॉल ए होती है ना, और उसका एरिया हम हाफ इंटू ए इंटू एच ऑफ ए के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दूसरा हाफ ए बी साइन सी, अगेन इंपॉर्टेंट, दो साइड्स का प्रोडक्ट और उनका इंक्लूडेड एंगल है ना। ये साइड होती है अपनी ए, ये साइड होती है बी, तो ए बी साइन सी, इस मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। तीसरी चीज डेल इक्वल टू एस इंटू आर, है ना, यहाँ पे एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर, आर स्टैंड्स फॉर द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल, राइट। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डू नॉट मतलब इसको भूलना नहीं है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, डेल इक्वल टू एबीसी बाय 4r ना। यहाँ पे कैपिटल आर किसके लिए स्टैंड करता है, सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल के लिए, है ना। यहाँ पे साइन सी का वैल्यू हमने साइन रूल से निकाल के रख दिया, ठीक है, साइड और सर्कम रेडियस की टर्म्स में, तो ये फॉर्मूला बन गया। और लास्ट बट नॉट ऐसा फॉर्मूला जो बहुत जरूरी है, हेरोन्स फॉर्मूला, डेल इक्वल टू अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये भी एरिया निकालने के काम में आता है। ये 5 में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। आगे अगर मैं बात करूं तो एरिया मेथड स्टार्ट हो गया है। एरिया लेमा हम डिस्कस करते हैं। एरिया लेमा क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी हमारे पास में कोई भी सिचुएशन में कुछ ट्राइंगल्स हैं, है ना, दो ट्राइंगल है मान लो, एक ट्राइंगल है ए बी सी, है ना, ये वाला ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल है ए डी एफ, ये दोनों ट्राइंगल ना। तो अगर दो ट्राइंगल कुछ इस टाइप से हो कि दोनों का एक वर्टेक्स तो कॉमन हो, और दोनों ट्राइंगल के बचे हुए जो दो दो वर्टेक्स है ना, इसका बी और सी और उसका डी और एफ, ये चारों वर्टिसेस एक ही लाइन में हो, तो सिचुएशन में एरिया लेमा लगती है। और बोला जाता है कि दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशो उनके कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशो के बराबर होगा। एरिया का रेशो बेसिस के रेशो के बराबर होता है, दिस इज एरिया लेमा। पहला पॉइंट याद रखने के लिए। दूसरा पॉइंट, अगर दो ट्राइंगल में एक साइड की लेंथ सेम है, भाई मान लो एक ट्राइंगल है यहाँ पे, ठीक है ना, इसकी साइड 10 लेंथ की है, बाकी हमें पता नहीं है, और एक ट्राइंगल है यहाँ पे, उसकी साइड ये वाली 10 लेंथ की है ना, दोनों अलग अलग ट्राइंगल है ना, ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, ठीक है। तो दोनों में क्या खास बात है कि अगर ये मान लो 7 और ये 11 है, और ये मान लीजिए 15 और ये 18 है ना, ठीक है, चलिए ना, तो मैं ये बोल सकता हूं यार कि इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशो जो होगा वो इक्वल साइड जो है ना उसके ऊपर डाले गए ऑल्टीट्यूड की लेंथ के रेशो के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे ऑल्टीट्यूड जो मैंने डाला वो सी एक्स है, और यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड डाला वो क्यू वाई है, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशो जो होगा वो सी एक्स और क्यू वाई के रेशो के बराबर होगा। जरूरत पड़ने पे इसका भी यूज हम करते हैं मैनी टाइम्स, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है एक दूसरे के ना, दो ट्राइंगल अगर एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है, एबीसी और पीक्यूआर, तो दोनों के एरियाज का जो रेशो होगा वो किसके बराबर होगा, दोनों के एरियाज का जो रेशो होगा, एरिया ट्राइंगल एबीसी और एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर, ये दोनों के एरियाज का रेशो जो होगा साहब वो किसके बराबर होगा सर, ये बराबर होगा दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर, यानी ए बी और पी क्यू के होल स्क्वायर के बराबर, या फिर आप बोल सकते हो बी सी और क्यू आर के रेशो के होल स्क्वायर के बराबर, या फिर आप बोल सकते हो ए सी और पी आर के रेशो के होल स्क्वायर के बराबर, है ना। और आपको पता ही है कि ए बी अपन पी क्यू, बी सी अपन क्यू आर और ए सी अपन पी आर बराबर है रेशोस, और यही दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो जो होता है वही उनके पैरामीटर्स का रेशो होता है, वही उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स का रेशो होता है, वही उनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशो होता है, वही उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स का रेशो होता है, ठीक है ना। तो साइड्स का रेशो पता चल गया, मतलब बाकी सारे रेशियोज भी पता चल गए, ठीक है। यही सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। ट्राइंगल इनइक्वालिटीज पे बात करते हैं, है ना। ट्राइंगल इनइक्वालिटीज क्या होती हैं भाई, देखो कोई भी दो साइड की लेंथ का सम जो होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, पहली बात। और अगर डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स देखेंगे तो वो हमेशा लेसर देन थर्ड साइड होता है, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल में अगर हमने एक मीडियन ड्रॉ की हुई है, एबीसी ट्राइंगल में, है ना, एडी मीडियन ड्रॉ की हुई है, तो ए बी प्लस ए सी जो होगा वो किससे ग्रेटर होगा साहब, ए बी प्लस ए सी हमेशा ग्रेटर होगा किससे, 2 टाइम्स ए डी से ना, मीडियन के भी 2 टाइम्स से ग्रेटर होगा, ठीक है। ये बात यहाँ लिखी हुई है। अगली बात है टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, अगर दो साइड ट्राइंगल की बराबर नहीं है तो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा होगा, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, यानी अगर ग्रेटर एंगल हैज द लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट, ठीक है। और अगर एबीसी साइड लेंथ्स का अगर ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है तो रूट ऑफ ए, रूट ऑफ बी, रूट ऑफ सी साइड लेंथ से भी ट्राइंगल बनाना पॉसिबल होगा हमेशा, ठीक है।
अगर अगली बात करें पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है ना, कि किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होगी ना, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसका जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर दोनों के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है साहब, ना। दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। इसका कन्वर्ट्स भी ट्रू है, यानी अगर कोई ट्राइंगल रोड पे चल रहा है, आके बोल रहा है कि सर मैं पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर देता हूं, यानी मेरी एक जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर है, तो उस सिचुएशन में बोला जाएगा कि वो ट्राइंगल जो है या उस ट्राइंगल की जो लॉन्गर साइड है ना उसके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा ही होगा। ठीक है, दिस इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अगर मैं सेकंड पॉइंट पे बात करूं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो एक ट्राइंगल आपको गिवन है, ठीक है ना, एक ट्राइंगल आपको गिवन है एबीसी, ठीक है ना, उसमें अगर मान लो कोई एक लाइन ड्रॉ की मैंने डी सच दैट डी पैरेलल है बीसी के, तो डेफिनेटली आप किसी एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी एडी अपॉन डीबी जो होगा वो एई अपॉन ईसी के बराबर होता है। दिस इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है ना, इसका कन्वर्स भी क्या है, ट्रू है। यानी अगर मान लो किसी एक सिचुएशन में एक ट्राइंगल ये बोल दे कि एबीसी ट्राइंगल में सर एक लाइन कुछ इस टाइप से ड्रॉ की गई थी कि एडी अपॉन डीबी जो है ना वो सर बराबर है किसके, एई अपॉन ईसी के बराबर है ना। तो सर ये क्या इंप्लाई करेगा, तो भाई ये इंप्लाई करेगा कि डी जो होगा ना वो सब पैरेलल होगा किसके, बीसी के पैरेलल होगा, है ना। डी पैरेलल होगा किसके, बीसी के पैरेलल होगा ही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, है ना, कोई भी एक ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो, किसी भी ट्राइंगल में टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड, दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर मतलब आपको पता है कि डी एडी और डीबी बराबर है, ए और ईसी बराबर है, तो डेफिनेटली इट इंप्लाइज दैट कि डी पैरेलल होगा बीसी के और डी इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ बीसी के। ठीक है ना साहब, ठीक है, दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। इसका कन्वर्स क्या होता है सर, इसका कन्वर्स ये होता है ना कि अगर एक ट्राइंगल आपको गिवन है, उस ट्राइंगल का कोई भी एक साइड के मिड पॉइंट से, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से किसी दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, है ना, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, यानी किसी भी ट्राइंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो थर्ड साइड को क्या करेगा, हमेशा बाइसेक्ट करेगा, थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, इंप्लाई करेगा कि ए और ईसी बराबर होगा। ठीक है, दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, है ना, फटाफट। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है साहब, बिना टाइम वेस्ट किए समझिए कि एक ट्राइंगल एबीसी है आपके पास में गिवन, इस ट्राइंगल एबीसी में मान लीजिए कि आपने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल ए को क्या किया, बाइसेक्ट करता हुआ कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो इन विच द साइड कंटेनिंग ऑफ दीज एंगल्स आर देयर, राइट। मतलब कुल मिला के अगर एडी ने बाइसेक्ट किया है एंगल ए को, तो डेफिनेटली बाइसेक्ट कौन से रेशियो में, बाइसेक्ट नहीं बोलूंगा, डिवाइड किया है, राइट। अगर एडी डिवाइड कर रहा है किसको, अपोजिट साइड को, है ना, एंगल को बाइसेक्ट करते हुए आ रहा है एडी और अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है कौन से रेशियो में, बीडी टू डीसी रेशियो में, तो ये जो बीडी और डीसी का रेशियो होगा वो रेशियो एबी और एसी के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, दिस इज नोन एज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है ना, कि किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में उस एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स थी एट प्रेजेंट, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका कन्वर्स देखते हैं, है ना। कन्वर्स ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक लाइन सेगमेंट है ना, एडी, वो इस हिसाब से है ना कि वो इस बात की गारंटी दे रहा है कि सर डी पॉइंट बीसी पे इस हिसाब से है कि बीडी और डीसी का जो रेशियो है ना वो एबी और एसी के रेशियो के बराबर आ रहा है, तो मैं बोलूंगा 100% ये इंप्लाई करेगा कि एडी जो है वो बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल ए को। ठीक है ना साहब, अगर ये रेशियो बराबर है, बीडी और डीसी का रेशियो जो है वो एबी और एसी के रेशियो के बराबर है, तो डेफिनेटली एंगल ए को एडी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है कि अगर मान लो ट्राइंगल की किसी एक साइड को मैंने एक्सटेंड किया, तो जो एक्सटर्नल एंगल बना, ठीक है ना, मैंने ट्राइंगल एबीसी की बी ए साइड को एक्सटेंड किया ई पॉइंट तक, तो जो एक्सटर्नल एंगल बना उस एंगल का जो बाइसेक्टर है, उस एंगल का जो बाइसेक्टर है, ठीक है ना, वो अगर डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बीसी को, ठीक है ना, तो वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा बीसी को उसी रेशियो में जिस रेशियो में एबी और एसी है, यानी जो रेशियो बीडी और डीसी का यहाँ पे रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, एबी और एसी के रेशियो के हमेशा बराबर रहेगा। होप सो ये बात समझ में आई। ठीक है, इसका भी कन्वर्स ट्रू है ना, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का भी कन्वर्स क्या होता है, ट्रू होता है।
अभी बात करते हैं सीवियन ऑफ अ ट्राइंगल ना। सीवियन क्या होती है? अगर मान लो कोई एक ट्राइंगल है ना, उस ट्राइंगल में अगर मैं बोलता हूँ कि ये एबीसी ट्राइंगल है साहब, है ना, इस ट्राइंगल में मैंने वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड बीसी के बीच में कोई भी पॉइंट, कहीं भी कोई पॉइंट हो, बी और सी के बीच का कोई भी पॉइंट है, मान लो डी, उसको अगर मैंने ए से मिला दिया तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा दिस इज सीवियन, है ना, दिस इज सीवियन। यानी बीसी के ऊपर लाई करने वाला कहीं भी कोई पॉइंट हो, आगे पीछे कहीं पे भी, बीसी बी और सी के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट हो, आपने अगर उसको अपोजिट वर्टेक्स से मिलाया तो ये लाइन सेगमेंट जो बनेगा वो सीवियन होगा ना। अभी यही लाइन सेगमेंट अगर अगर अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला रहा होता तो ये होता मीडियन। अगर ये एंगल ए को बाइसेक्ट करते किए जा रहा होता है तो उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, है ना। अगर ये परपेंडिकुलर होता बीसी के ऊपर तो इसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, है ना। तो ऑल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ये सब क्या होते हैं? ये सब सीवियन ही होते हैं। ये सब क्या होते हैं? अपने आप में सीवियंस ही हैं, ठीक है। तो अगली बात करेंगे सीवियन में क्या खास बात है। एक्चुअली एक ट्राइंगल में कितनी सीवियन पॉसिबल है? आप अगर मान लो तीनों वर्टेक्स से एक एक सीवियन ड्रॉ करो, एक ही ऐसे, एक ही ऐसे, एक ही ऐसे, तो हो सकता है तीनों सीवियन एक ही कॉमन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जाए, हो सकता है तीनों सीवियन एक ही कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके ना जाए। तो ये कैसे पता चलेगा कोई भी सिचुएशन में कि सीवियन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रही है या नहीं जा रही? तो हम बोलते हैं कि सेवास थ्योरम है ना। सीवास थ्योरम क्या कहती है साहब? सीवास थ्योरम कहती है कि द लाइंस जॉइनिंग द वर्टिसेस एबीसी ऑफ अ ट्राइंगल टू एनी पॉइंट पी, है ना, कोई भी ट्राइंगल है एबीसी, उसके अंदर कोई पॉइंट पी है, आपने पी पॉइंट को मिलाते हुए पहली लाइन ये ड्रॉ की, दूसरी लाइन ये ड्रॉ की, तीसरी लाइन आपने ये ड्रॉ की, ठीक है ना, ठीक है ना साहब। तो तीनों लाइंस पी पॉइंट से अगर पास कर रही हैं और वो अपोजिट साइड को डी ई एफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो सिचुएशन में ए एफ अपॉन में एफ बी, ए एफ अपॉन में एफ बी इंटू में बी डी अपॉन में डी सी, ठीक है ना साहब, इंटू में सी अपॉन में ई ए, ये जो रेशियो रहेगा ये 1 के बराबर रहेगा ना। इन सबका प्रोडक्ट जो होगा वो 1 के बराबर होता है। दिस इज सेवास थ्योरम, अगर तीनों सीवियंस एक कॉमन पॉइंट से पास कर रही हैं तो, है ना, ठीक है। अब अगर अगली बात करूं, दिस इज मिनलॉस थ्योरम। मिनलॉस थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक ट्राइंगल गिवन है आपको, मान लीजिए ना, और आपने एक लाइन ड्रॉ की, है ना, ट्रांसवर्सल, वो ट्रांसवर्सल आपने इस हिसाब से ड्रॉ की कि उसने 3 पॉइंट्स पे कट किया तीनों साइड्स को ना। जैसे ये ट्राइंगल एबीसी था ना, तो उसकी ए बी साइड को कट किया कौन से पॉइंट पे? आर पॉइंट पे। बीसी साइड को कट किया पी पॉइंट पे, और एसी साइड को आगे एक्सटेंड करने पे कट किया क्यू पॉइंट पे ना। तो सिचुएशन में मैं ये बोल सकता हूं कि जो 3 रेशियोज बनेंगे ना तीनों साइड्स के, वो तीनों रेशियोज का प्रोडक्ट होगा 1 के बराबर, ठीक है ना। अगर डायरेक्टेड सेगमेंट लोगे तो -1 के बराबर, अगर नॉन डायरेक्टेड सेगमेंट लोगे तो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये रेशियो कैसे लिखते हैं, ये थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, यहां से शुरू करते हैं। बीपी इंटू बीपी अपॉन पीसी, बीपी और पीसी का जो रेशियो रहता है वो मल्टीप्लाइड बाय सी क्यू और क्यू ए का रेशियो, सी क्यू और क्यू ए का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ए आर और आर बी का रेशियो। ये तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अगर आप नॉन डायरेक्टेड सेगमेंट लेते हो तो 1 के बराबर, डायरेक्टेड सेगमेंट लेते हो तो -1 के बराबर, ठीक है। हम डायरेक्टेड सेगमेंट जनरली यूज नहीं करते हैं, है ना, आयु के लेवल पे तो बिल्कुल नहीं करते, है ना। तो ये चीज वहां पे अप्लाई होती है, मिनलॉस थ्योरम, राइट। रेशियोज के लिए हम मिनलॉस थ्योरम यूज करते हैं। नेक्स्ट कम्स टू स्टीवर्ट्स थ्योरम, राइट। स्टीवर्ट्स थ्योरम क्या होता है सर, कि अगर एक ट्राइंगल आपको गिवन है ना, और उस ट्राइंगल में किसी सीवियन के बारे में चर्चा की गई है ना, सीवियन के बारे में चर्चा की गई है ना। सीवियन के बारे में क्या चर्चा की गई है सर, कि अगर एक सीवियन है एडी, है ना, ट्राइंगल की एक सीवियन है एडी, और आपको पता है ये सीवियन एडी जो है ना, उसने बीडी और डीसी को जो जिन जिन पार्ट्स में डिवाइड किया है वो पार्ट्स हैं एम और एन। बीडी की लेंथ एम, सीडी की लेंथ एन, और आपको ये पता है कि ये साइड की पूरी लेंथ तो ए होती है, ये साइड की लेंथ बी है, ये साइड की लेंथ सी है। तो उस सिचुएशन में एडी की लेंथ अगर डी हो तो आप बोल सकते हो कि ये साइड का स्क्वायर इंटू ये वाला पार्ट, यानी बी स्क्वायर एम प्लस में सी स्क्वायर, इस वाली साइड का स्क्वायर इंटू ये पार्ट, यानी सी स्क्वायर एन, दैट इज इक्वल टू ए तो कॉमन आएगा और डी स्क्वायर इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट, है ना, डी स्क्वायर प्लस में एम एन। दिस इज नोन एज स्टीवर्ट्स थ्योरम, राइट। याद रखने योग्य, बहुत जगह काम में आती है। अगर साइड्स से रिलेटेड बात है, सिर्फ साइड्स से रिलेटेड ही बात है, साइड्स अच्छे से पता है, एंगल पता नहीं है, स्टीवर्ट्स थ्योरम लगाते हैं। अगर एंगल पता है और कुछ साइड पता है तो फिर कॉट एम एन थ्योरम लगाते हैं। अगली बात करते हैं यार क्वाड्रिलेटरल्स पे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल बेसिकली एक क्लोज पॉलीगन जिसमें 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टिसेस और 2 डायगोनल होते हैं। ऐसे क्लोज्ड फिगर को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करूं कि सर कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल पे आपको हमें मतलब बेसिकली बहुत सारी बातें जाननी होंगी, तो सबसे पहली बात बता दूं भाई, सबसे पहले ट्रेपेजियम,
इसके बारे में आप बहुत सारी बातें जाने, है ना। ट्रेपेजियम से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़े, ट्रेपेजियम की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। ट्रेपेजियम के बाद में आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम की क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, है ना। एक्चुअली में आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम अपने आप में साइक्लिक ट्रेपेजियम होता है। अगर मैं थर्ड पॉइंट पे बात करूं, अगर आप बोलोगे सर ये तो इसी में आ गया, नहीं नहीं, इसको अलग से और डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। पैरेललोग्राम पढ़ना है, ठीक है ना साहब, ठीक है ना साहब। फिर अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर आप इन दोनों को एक में भी कंसिडर करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है ना। कुछ लोगों के अंदर एक मन की आवाज मेरे तक पहुंच रही है ना, ठीक है। अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम के बाद में रेक्टेंगल पढ़ना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में रोम्बस, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज पढ़िए, क्या है रोम्बस, है ना। उसके बाद में रोम्बस के बाद में आप स्क्वायर के बारे में सब कुछ पढ़िए, ठीक है। स्क्वायर के बाद में क्या पढ़े सर, स्क्वायर के बाद में काइट पढ़िए, काइट के बारे में सारी चीजें पढ़िए, है ना। ये सब चीजें पढ़िए अच्छे से, है ना। इनकी सारी प्रॉपर्टीज देखिए यार, है ना। बेसिक बेसिक इनकी डेफिनेशन से बहुत सारी बातें निकल के आती है ना, तो इनकी सबकी डेफिनेशन, इन सबकी प्रॉपर्टीज, है ना, पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल में और क्या है भाई, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना अपने आप में चैलेंजिंग काम है। अगर मान लो एक क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है कैसा भी, है ना, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला चाहिए। उसका पहला डायगोनल का लेंथ d1 है, दूसरा डायगोनल का लेंथ d2 है, और उन दोनों डायगोनल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अगर फाई है, तो हम इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है ना उसको लिख सकते हैं d1 इंटू d2 इंटू साइन फाई का हाफ, यानी हाफ इंटू d1 इंटू d2 साइन फाई जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है। अभी अगर मैं बोलूं कि कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर डायगोनल होंगे तो ये फाई का वैल्यू 90 हो जाएगा और साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हाफ इंटू d1 इंटू d2 एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा उस क्वाड्रिलेटरल का जिसके डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं, तो भैया रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर है, स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर है, काइट ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर है। तो उन तीनों में ये फॉर्मूला काम करेगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम के एरिया को निकालने के लिए 3 फॉर्मूले अपने पास में, है ना, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या है सर, पहला फॉर्मूला है ये वाला, बेस इनटू हाइट वाला ना, ठीक है ना। अगर मान लो पैरेललोग्राम की ये वाली साइड a है, ये वाली ये हाइट जो है वो h a है, तो एरिया निकल जाएगा a इंटू एच है ना पैरेललोग्राम का, ठीक है। और अगर ये b वाली ये साइड b है और ये हाइट जो है h ऑफ b है, तो एरिया b इंटू एच ऑफ b भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होगा सर, अगर एडजेसेंट साइड की लेंथ स्मॉल ए और स्मॉल बी है और उनके बीच वाला एंगल गामा है, तो ए बी साइन गामा जो होगा वो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का अपना दूसरा तरीका हो जाएगा। और सर तीसरा तरीका क्या होगा, सर तीसरा तरीका पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का क्या हो सकता है, कैसे सोच सकते हैं, तो भाई देखो तीसरा एरिया निकालने का तरीका जो है, दो तरीके बता दिए मैंने, ए बी साइन गामा और दूसरा वाला ये। तीसरा तरीका हमारा फिक्स है वही, है ना। अगर ये डायगोनल की लेंथ d1 है, ये डायगोनल की लेंथ d2 है और दोनों के बीच का एंगल फाई है, तो हाफ इंटू d1 इंटू d2 साइन फाई जो होगा, दिस इज द मेथड थर्ड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूं कि दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में हैं, दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं तो उनका एरिया बराबर होता है। अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में है तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होता है, हाफ होता है। ये दो प्रॉपर्टीज हैं याद रखने योग्य। अगर मैं अगली बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगर एक ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड्स है ना साहब, ये साइड ए है ये साइड बी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो h है, तो मैं बोल सकता हूं कि इस ट्रेपेजियम एबीसीडी का जो एरिया होगा वो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड जिनको बेसिस बोला जाता है a प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम यानी h के बराबर होगा। अगर मैं एरिया ऑफ रोम्बस बोलूं तो रोम्बस का एरिया निकालने के 3 तरीके, पहला ये वाला एरिया ऑफ रोम्बस दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, और साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल देखेंगे अगर तो साइन फाई में फाई 90 हो जाएगा क्योंकि डायगोनल्स के बीच में एंगल 90 है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो वो गायब हो गया। हाफ इंटू d1 इंटू d2 ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा पैरेललोग्राम के एरिया वाला फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। तीसरा प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइन इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, दिस इज द थर्ड फॉर्मूला व्हिच कम्स फ्रॉम पैरेललोग्राम। अगर अगली बात करूं तो यार स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ठीक है ना, और काइट का एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, क्योंकि काइट के डायगोनल्स भी एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है सर, क्वाड्रिलेटरल में कुछ टाइप है। टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर एक ऐसा सर्कल बनाना पॉसिबल हो जो सर्कल क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को टच करके जा रहा हो ना, यानी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स एक सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही हो, ऐसा एक यूनिक सर्कल बनाना अगर पॉसिबल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में तो उस क्वाड्रिलेटरल को टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है।
अब क्या दुनिया का हर एक क्वाड्रिलेटरल टेंजेंशियल होता है? नहीं। जैसे एक रेक्टेंगल बना लो, क्या रेक्टेंगल में आप एक ऐसा सर्कल बना सकते हो जो चारों साइड्स को टच करके जाए? नहीं। तो हर एक क्वाड्रिलेटरल दुनिया का ऐसा नहीं है जो टेंजेंशियल हो। कुछ क्वाड्रिलेटर्स के पास ये खास बात होती है कि वो टेंजेंशियल होते हैं, है ना। और कोई भी क्वाड्रिलेटरल टेंजेंशियल है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें पता चलेगा पिटॉट्स थ्योरम से। पिटॉट्स थ्योरम क्या होती है सर? कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स की लेंथ का सम, यानी ए बी प्लस सी डी, इन दोनों का सम जो होगा, है ना, ए बी और सी डी इन दोनों का जो सम होगा, वो अगर ए डी और बी सी इन दोनों के सम के बराबर है ना, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी अगर है, तो हम बोलेंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल टेंजेंशियल है ना। अगर नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल टेंजेंशियल नहीं है ना। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर अगर ये सम बराबर है तो टेंजेंशियल है, अगर टेंजेंशियल है तो ये सम बराबर होगा, क्या ये कन्वर्स भी ट्रू है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है? हाँ बिल्कुल ट्रू है। कि अगर मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटर अगर टेंजेंशियल होता है ना, तो हम ये बोलते हैं कि ये ए बी प्लस सी डी जो है वो बी सी प्लस ए डी के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमें पता नहीं है टेंजेंशियल है या नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी है, तो क्या वो टेंजेंशियल होगा? हमेशा टेंजेंशियल होगा, ठीक है ना। कन्वर्स ऑफ द पिटॉट्स थ्योरम इज आल्सो ट्रू, है ना। अगर ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी है, देन अ सर्कल कैन बी इंस्क्राइब्ड इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है साहब? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 वर्टिसेस जो होते हैं, चारों वर्टिसेस जो होते हैं वो कहां पे लाई करते हैं? सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई करते हैं, है ना। और इस क्वाड्रिलेटरल की क्या क्या खास बातें? देखो यार, ओलंपियाड के पेपर में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यूज किए बिना ज्योमेट्री के क्वेश्चन बनाना, है ना, इट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क, है ना। मतलब आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आए, उसमें कहीं ना कहीं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो घुस ही जाता है आगे, है ना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या करना है? ये कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है। एक तो अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है ना। अगर किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक साइड को एक्सटेंड कर देना, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक साइड को क्या करते हैं? एक्सटेंड कर देना। जैसे मान लो इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, तो एक्सटेंडेड पार्ट जो होगा ना, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। ये एंगल ए होगा तो ये एंगल भी ए होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल, उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो रहा है, तो क्या वो साइक्लिक होगा? हाँ बिल्कुल वो साइक्लिक होगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि अपोजिट एंगल्स का एक पेयर ऐसा है जिसके सम 180 डिग्री है, तो डेफिनेटली वो क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगली बात क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला यूज करते हैं। दिस फॉर्मूला इज नोन एज ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला। एरिया इक्वल टू अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी का प्रोडक्ट, वेयर एस इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब आप बोलोगे सर ए बी सी डी क्या है? तो यार अगर मान लो ये सर्कल है अपना, है ना, और ये अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, और इसकी साइड्स की लेंथ, ये साइड की लेंथ ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। चारों साइड्स की लेंथ अगर ए बी सी डी है, तो उस सिचुएशन में सेमी पेरीमीटर ये होगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया ये होगा, ठीक है। अगली बात, टॉलमीज थ्योरम। यार अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर साइक्लिक है, तो उस सिचुएशन में उसके अंदर टॉलमीज थ्योरम लगती है ना। और हम ये बोलते हैं कि उस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स का प्रोडक्ट, है ना। जैसे मान लो ये एबीसीडी को ये क्वाड्रिलेटरल है ना, ठीक है ना साहब। एबीसीडी को ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है ना साहब, चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो एसी, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी का जो प्रोडक्ट होगा वो अपोजिट साइड एबी और सीडी के प्रोडक्ट और बीसी और एडी के प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा, यानी दिस वन। याद रखने योग्य, बहुत ज्यादा काम में आता है कई बार। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं तो सर्कल। सर्कल क्या होता है यार? देखो यार, सिंपल भाषा में, ठीक है ना, आसान भाषा में, कि एक कोई भी सिचुएशन में एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे ना, कांस्टेंट डिस्टेंस पे जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे, उन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा ना, दैट कलेक्शन इज नॉन एज सर्कल। सर्कल क्या करता है? जिस भी प्लेन में सर्कल ड्रॉ किया जाएगा, सर्कल उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट और ऑन द सर्कल, है ना, ठीक है। अब अगर बात करूं, पार्ट ऑफ अ सर्कल को आर्क बोलते हैं, ये फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसकी सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट मार्क कर दूं, उनको ज्वाइन कर दूं किसी लाइन सेगमेंट से, तो वो लाइन सेगमेंट का नाम बदल के क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा, है ना। उसको क्या बोल देंगे अपन? कॉर्ड बोल देंगे। अगर वही चीज कहां से पास कर जाए, वही चीज पास कर जाए सेंटर से, है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोल दिया जाएगा डायामीटर, ठीक है ना साहब। और उसके बाद में अगर मैं अगले पॉइंट्स पे बात करूं तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, है ना। कि पहली चीज तो देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाला एक यूनिक सर्कल दुनिया में एग्जिस्ट करता है,
दूसरी बात, अगर सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स हैं, सर्कल में अगर दो कॉर्ड की लेंथ बराबर है तो वो सेंटर पे बराबर एंगल सबटेंड करती हैं। अगर ए बी और सी डी की लेंथ बराबर है तो वो सेंटर पे बराबर एंगल सबटेंड करेंगी, यानी एंगल एओबी और एंगल सीओडी क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर मान लो दो रैंडम कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पे बराबर एंगल सबटेंड कर रही है तो उनकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। अगर अगली बात करूं तो ये वाली बात उसी का कन्वर्स है। अगर मैं बात करूं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब दो कॉर्ड अगर लेंथ में बराबर है ना, एक कॉर्ड है ए बी और एक कॉर्ड है सी डी, अगर ये दोनों लेंथ में बराबर है तो सेंटर से इनकी जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस कैसे देखी जाएगी, पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर दो कॉर्ड लेंथ में बराबर हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगी, बराबर होगी, है ना, यानी ओ एम और ओ एन बराबर होंगे अगर ए बी और सी डी बराबर होंगे, है ना। अब अगर अगली बात करूं तो उसका वाइस वर्सा है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर उससे अगली बात करूं तो दो कॉर्ड्स है सर्कल में और अगर वो बराबर नहीं है तो जो बड़ी कॉर्ड होगी वो सेंटर के पास होगी और छोटी कॉर्ड जो होगी वो सेंटर से दूर होगी, ठीक है ना। तो कॉर्ड विच इज नियरर टू द सेंटर इज लॉन्गर इन लेंथ, है ना। दिस इज द नेक्स्ट थ्योरम। अगर मैं अगली बात करूं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड, है ना, कोई भी कॉर्ड का अगर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो हमेशा कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। और अगर आपने, है ना, अनइंटेंशनली एक कॉर्ड के मिड पॉइंट को किससे मिला दिया, सेंटर से मिला दिया, तो जो लाइन सेगमेंट आप यूज कर रहे हो ना मिलाने के लिए, दैट लाइन सेगमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, है ना। ये बात यहां लिखी हुई है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर टू ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, राइट। और ये वाली बात ऊपर वाली बात का कन्वर्स, ठीक है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होता है कि अगर मान लो एक सर्कल गिवन है आपको और उसका एक आर्क है ए बी, ठीक है ना, तो वो आर्क जितना एंगल रिमेनिंग पार्ट पे बनाएगा, जितना एंगल वो आर्क कहां पे बनाएगा, रिमेनिंग पार्ट पे बनाएगा, उसका डबल जो होगा ना, डबल वो कहां पे बनाएगा, सेंटर पे बनाएगा। डबल वो कहां पे बनाएगा साहब, सेंटर पे बनाएगा, ठीक है। यानी यहां पे अगर एंगल एक्स बना रहा है तो यहां पे 2x बनाएगा, क्लियर। दिस इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अगर अगली बात करें, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं ना, कोई कॉन्सेप्ट रह तो नहीं क्या नहीं रहेगा, कोई भी नहीं बचेगा, सब कवर कर लेंगे। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल में एक ही आर्क है, मान लीजिए ए बी आर्क, तो ए बी आर्क अगर 10 जगह एंगल बना रहा है तो 10 के 10 एंगल बराबर होंगे आपस में ना, ठीक है ना साहब। अगर वो अलग अलग जगह एंगल बना रहा है, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे एंगल की लेंथ क्या, एंगल की मेजरमेंट क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना साहब। सारे के सारे एंगल की मेजरमेंट क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ये वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अगली बात क्या है कि अगर एक सिचुएशन में अगर डायमीटर की बात करें, ठीक है ना, तो डायमीटर वाला जो आर्क होता है ना वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा होता है, 180 डिग्री। तो रिमेनिंग पार्ट पे वो लीगली कितना सबटेंड करना चाहिए, 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री ही सबटेंड करता है, इसलिए हम जब भी डायमीटर कोई एंगल सबटेंड कर रहा होता है उसको डायरेक्ट 90 बोल देते हैं। डायमीटर जब भी कोई एंगल सबटेंड कर रहा होता है तो हम उसको डायरेक्ट एंगल को कितना बोल देते हैं, 90 डिग्री बोल देते हैं। अगर मैं अगली बात करूं टेंजेंट, ठीक है, तो कोई भी एक सर्कल के अंदर अगर एक लाइन इस टाइप से है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, तो वो लाइन जो है ना वो सर्कल के लिए क्या होती है, टेंजेंट होती है साहब, है ना। क्या होती है, टेंजेंट। अगर मान लीजिए कोई एक सर्कल और एक लाइन इस टाइप से है कि उनके बीच में नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स 0 हैं, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये लाइन हो जाएगी एक्सटीरियर लाइन। अगर एक पॉइंट कॉमन है तो हो जाएगा टेंजेंट, और अगर दो पॉइंट कॉमन है सर्कल और लाइन के बीच में तो ये लाइन जो होगी, दिस लाइन इज नोन एज सीकेंट लाइन। अच्छा, और टेंजेंट की लेंथ का क्या मतलब होता है सर। तो देखिए यार, अगर एक सर्कल गिवन है तेरे को और मेरे को इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट डालनी है, तो मैंने ये टेंजेंट डाली है ना, ये मैंने टेंजेंट डाल दी है ना, तो इस पॉइंट पी से टेंजेंट ने जिस पॉइंट पे सर्कल को टच किया उस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी, दिस इज नोन एज पी इज नोन एज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अगर मैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स की बात करूं तो अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट डलेंगी, 0। अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट पी है तो उस पॉइंट पी पर से पास होने वाली कितनी टेंजेंट होगी, 1। और अगर मैं बोलूं कि अगर एक सर्कल है उसके आउटसाइड कोई पॉइंट पी है तो उससे सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, तो आप बोलेंगे सर 2 टेंजेंट, है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। चलिए, अगर मैं अगली बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना, ठीक है ना, कोई भी टेंजेंट जो होगी, लेट्स से नेक्स्ट पॉइंट है
कि कोई भी टेंजेंट जो होगी उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट जहां पे सर्कल को टच कर रही होती है वो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप सेंटर से मिलाओगे तो जो रेडियस बनेगी, दिस रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और ये जो रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होती है ना, वो हमेशा टेंजेंट के ऊपर क्या होती है सब, परपेंडिकुलर होती है। रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होती है वो हमेशा टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगली बात है कि टू टेंजेंट्स, अगर मैंने सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ की हैं तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या होगी, आपस में बराबर होगी, है ना। अगर ये पी ए टेंजेंट है और ये पी बी टेंजेंट है, ठीक है ना, तो पी ए और पी बी टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, आपस में बराबर होगी हमेशा, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट्स की लेंथ आपस में बराबर होती है। आप आरएचएस कन्वेंशन से प्रूव कर सकते हो। दूसरी बात, अगर इस सर्कल का सेंटर ओ है तो ओ और पी को अगर मिला दें, है ना, तो पहली वाली टेंजेंट पी ए जो है ना, जितना एंगल सेंटर पे बना रही होगी उतना ही एंगल पी बी टेंजेंट बना रही होगी सेंटर पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक्चुअली में पी ए और पी बी ओपी के साथ में इक्वली इंक्लाइंड होंगे, है ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा हमेशा, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूं तो टू सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं, है ना, टू सर्कल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर मेरे पास दो सर्कल हैं, ठीक है ना, दो सर्कल एक दूसरे को टच कैसे करेंगे, या तो एक सर्कल ऐसा और दूसरा सर्कल ऐसा हो, दोनों सर्कल ऐसे टच कर सकते हैं, या फिर एक सर्कल ऐसे हो एक सर्कल ऐसे हो, ठीक है ना, दो सर्कल एक दूसरे को दो टाइप से ऐसे टच कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनली टच करना। और अगर मान लो पहले सर्कल का सेंटर O1 है, दूसरे सर्कल का सेंटर O2 है, तो दोनों सर्कल्स अगर टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन हमेशा उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होती है जहां पे दोनों सर्कल टच कर रहे थे, है ना, चाहे वो इंटरनली टच कर रहे हो चाहे वो एक्सटर्नली टच कर रहे हो। जैसे इस सर्कल का सेंटर O1, इस सर्कल का सेंटर O2, दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा कहां से पास होगी, दोनों सर्कल्स जिस पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं वहां से पास होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमेशा क्या होगी, पास होगी। क्योंकि अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ करें हम एक टेंजेंट जो कि इस पे भी टेंजेंट और इस पे भी टेंजेंट हो, यानी पी पॉइंट से पास होने वाली जो टेंजेंट होगी वो दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली रेडियस पे परपेंडिकुलर होगी। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली रेडियस पे यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, तो ये एक स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगी, राइट। तो ये बात याद रखनी है आप लोगों को। टचिंग सर्कल से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कई बार, तो ये वाली चीज बहुत काम करती है। अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अनदर वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, है ना, कि अगर मान लो एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल है और उस सर्कल का एक ये टेंजेंट है ना, तो सर्कल की कोई एक टेंजेंट अगर आपको गिवन है ना, मान लो ये पी पॉइंट पे टेंजेंट है और पी पॉइंट पे जो टेंजेंट है सर्कल की, उससे अगर एक पास होने वाली कॉर्ड ड्रॉ कर दूं मैं पी क्यू, है ना, तो पी क्यू कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, छोटा एंगल जो बनेगा वो बड़े वाले सेगमेंट में बनने वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना। और जो बड़ा एंगल बनेगा ना, ये वाला, है ना, जो बड़ा वाला एंगल बनेगा ये वाला, दिस एंगल विल बी इक्वल टू बड़े वाले सेगमेंट में बनने वाले एंगल के बराबर, है ना। नहीं, उल्टा बोल दिया, छोटा एंगल बड़े सेगमेंट में बनने वाले एंगल के बराबर और बड़ा एंगल छोटे सेगमेंट में बनने वाले एंगल के बराबर होता है। यानी बात ऑल्टरनेट हुई, है ना, बड़ा वाला छोटे में जा रहा है, छोटे वाला बड़े वाले में जा रहा है, मतलब ऑल्टरनेट सेगमेंट्स में एंगल बनते हैं वो बराबर होते हैं, मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा वो इसके बराबर होगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। दिस इज नोन एज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगर मैं अगली बात करूं तो कॉमन टेंजेंट क्या होता है ना, तो दो सर्कल अगर हमने ड्रॉ किए हुए हैं तो उन दोनों पर अगर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करें जो दोनों की ही टेंजेंट हो, तो ऐसी लाइंस को कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, है ना। यानी इस सर्कल की वो टेंजेंट जो इस सर्कल की भी टेंजेंट है ना, तो उस टेंजेंट को क्या बोला जाएगा, कॉमन टेंजेंट, ठीक है। जैसे कॉमन फ्रेंड होता है वैसे कॉमन टेंजेंट। अब ये जो कॉमन टेंजेंट्स है ना दो सर्कल की, ये दो टाइप से ड्रॉ करी जा सकती हैं। पहली वो जो O1 और O2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे, है ना, आगे बढ़ाने पे इंटरसेक्ट करे, है ना, तो ऐसी टेंजेंट को बुलाया जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। और दूसरी कौन सी होती है सर, दूसरी वो जो इस टाइप से ड्रॉ की जाए, है ना, ठीक है ना, एक ये और एक ये, ठीक है ना। तो ये दोनों O1 और O2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करते हैं O1 और O2 के बीच में, है ना, इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं ना, इंटरनली डिवाइड करते हैं। तो ऐसी जो टेंजेंट होती है इनको बोला जाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ना, इनको बोला जाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, और क्या खास बात है कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, वो O1 और O2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कौन से रेशो में डिवाइड करते हैं, उसी रेशो में डिवाइड करते हैं जिस रेशो में उनकी रेडियस होती है। अगर इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस अगर R2 है, तो उस सिचुएशन में बोल सकता हूं कि अगर ये पॉइंट P है तो PO1 और PO2 का जो रेशो होगा ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, PO1 और PO2 का जो रेशो होगा वो किसके बराबर होगा साहब, वो बराबर होगा किसके, R1 और R2 के रेशो के,
ठीक है ना साहब। और अगर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट एस है तो एस O1 और SO2 का जो रेशियो होगा ना सर वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा साहब किसके, R1 और R2 के रेशियो के, है ना। ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है ना, R1 अपन R2 के बराबर होगा। ठीक है, याद रखने वाली बातें हैं ये। अगली पॉइंट क्या है, अगली पॉइंट क्या है, अगली पॉइंट क्या है, पावर ऑफ अ पॉइंट। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि अगर मान लो यार दो सर्कल दे, आपको एक सर्कल दे रखा है और उसके अंदर दो लाइन सेगमेंट है, वो कितने टाइप से हो सकते हैं। पहली चीज, अगर एक सर्कल है ये, एक सर्कल है ये, एक सर्कल है ये, ठीक है ना, तो क्या खास बात है, अगर इस सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, है ना, एक कॉर्ड है ए बी और एक कॉर्ड है सी डी, उन्होंने सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर लिया पी पॉइंट पे, तो पी ए इंटू पी बी जो होगा ना वो पी सी इंटू पी डी के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी ये वाला पॉइंट। दिस इज नॉन एज पावर ऑफ अ पॉइंट, है ना। अब अगर मान लो वही दो कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड यहाँ पे है और एक कॉर्ड नहीं है, एक टेंजेंट है, तो एक कॉर्ड और एक टेंजेंट अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे ना, एक कॉर्ड और एक टेंजेंट अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे पी पॉइंट पे, तो टेंजेंट तो है पीटी और कॉर्ड है ए बी, तो उस सिचुएशन में बोला जाता है पी ए इंटू पी बी जो होगा ना वो पी टी स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज अगेन पावर ऑफ अ पॉइंट। अगर मैं बोलूं कि एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पे, यानी पी ए बी ये है और पी सी डी ये है, तो अगर ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही है ना आगे बढ़ाने पर, तो उस सिचुएशन में भी पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी के, ठीक है ना। दिस इज अगेन नोन एज पावर ऑफ अ पॉइंट। अगर अगले पॉइंट पे बात करी जाए, पैडल ट्रायंगल, है ना। पैडल ट्रायंगल क्या होता है सर, अगर किसी भी ट्रायंगल में हम कोई एक पॉइंट P मार्क कर लें कहीं पे भी, है ना, ट्रायंगल के अंदर या बाहर कहीं पे भी एक पॉइंट P मार्क कर लें और P पॉइंट से ए तीनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दें, तीनों साइड्स के ऊपर क्या डाल दें, परपेंडिकुलर डाल दें, है ना। मान लो पहला परपेंडिकुलर D पॉइंट पे मीट किया, दूसरा E पॉइंट पे और तीसरा F पॉइंट पे, तो इन D E F तीनों पॉइंट्स को मिला के जो ट्रायंगल बनेगा ना, दिस ट्रायंगल इज नॉन एज पैडल ट्रायंगल, है ना। अभी क्या है ना, अगर मान लो ये P ऑर्थो सेंटर हुआ तो ये ऑर्थोक ट्रायंगल बोला जाएगा, अगर P इन सेंटर हुआ तो ये कॉन्टेक्ट ट्रायंगल बोला जाएगा, है ना। DEF को कॉन्टेक्ट ट्रायंगल बोलेंगे, अगर P सर्कम सेंटर हुआ तो इसको मीडियल ट्रायंगल बोलेंगे क्योंकि वो मिड पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूं तो अगर P किसी भी सिचुएशन में सर्कम सर्कल पर लाई करे, है ना, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है ना, ये एक ट्रायंगल एबीसी है, इस ट्रायंगल एबीसी के सर्कम सर्कल पे कोई पॉइंट P उठाया, उससे तीनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, है ना, एक परपेंडिकुलर ये डाल दिया, एक परपेंडिकुलर ये डाल दिया और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिया इस साइड को एक्सटेंड करने पे ना, ठीक है ना साहब। तो तीनों परपेंडिकुलर के जो फीट्स होंगे ना डी ई और एफ, इन तीनों को जब आप ज्वाइन करोगे तो पता चलेगा ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो जो पैडल ट्रायंगल बनना था वो पैडल ट्रायंगल ना बन के पैडल लाइन बन जाएगी ना, उसको पैडल लाइन बोलते हैं या फिर सिम्पसन्स लाइन बोलते हैं, ठीक है। अगली बात क्या है कि जब भी हम पैडल ट्रायंगल बना रहे होते हैं तो ये जो साइड्स होती है ना, साइड्स के जो दो हिस्से होते हैं ए एफ बी डी और ई सी, इन तीनों के स्क्वायर्स का सम जो होगा वो बचे हुए तीन जो हिस्से हैं बी एफ सी डी और ए तीनों के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है हमेशा। इस प्रॉपर्टी का कभी कभी यूज आ जाता है ना। मीडियन क्या होता है साहब, कोई भी एक ट्राइंगल अगर आपको गिवन है बेटा, तो उस ट्राइंगल के अंदर अगर मान लो आप वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दो, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर आप वर्टेक्स से मिला दो तो ये दिस लाइन इज कॉल्ड मीडियन, ठीक है ना। ट्राइंगल में कितनी मीडियन हो सकती है, तीन मीडियन हो सकती है, तीनों मीडियन जिस कॉमन पॉइंट से पास होती है वो सेंट्रॉइड होता है, ठीक है, ठीक है ना साहब। मीडियन की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है ना, दिस फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज अपोलिनियस थ्योरम, है ना। अगर मान लो कोई एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी, ठीक है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये अगर एडी मीडियन है तो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है 2 टाइम्स एडी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर अपॉन 2 के, है ना, ठीक है ना। दिस इज जस्ट टू रिमेंबर अपोलिनियस थ्योरम इसको बोलते हैं। और वैसे अगर मैं मीडियन एडी की लेंथ को एम ए लिख दूं तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा, एम बी का फॉर्मूला ये, एम सी का फॉर्मूला ये। अगर इन तीनों को यूज करके ए बी सी को कैलकुलेट करूं तो ए का वैल्यू ये आएगा, बी का वैल्यू ये आएगा, सी का वैल्यू ये आएगा, ठीक है, ठीक है ना साहब। दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज, याद किए जा सकते हैं, बहुत बड़ा इसमें कोई वो संकट नहीं है, याद हो जाते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं। ईच मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू टू स्मॉलर ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, है ना। मीडियन एरिया लेमा के अकॉर्डिंग दो बराबर ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगी, दो बराबर एरिया वाले ट्राइंगल्स में, और तीनों मीडियन अगर ड्रॉ कर देंगे तो ट्राइंगल के 6 बराबर हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जो अभी तीन रिलेशन बताए थे मीडियंस में और साइड्स में, है ना,
तो अगर मीडियंस के स्क्वायर्स का सम करेंगे तो उसका 4 टाइम्स जो होगा वो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के 3 टाइम्स के बराबर होगा हमेशा, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूं तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या खास बात होती है ना, कि राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर मैं एक मीडियन ड्रॉ करूं जिसकी लेंथ एम बी है, तो उस एम बी के स्क्वायर का 5 टाइम्स जो होगा वो एम ए स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगली बात कर लेते हैं, सेंट्रॉइड क्या होता है। ट्राइंगल के तीनों मीडियंस जिस कॉमन पॉइंट से पास होंगी दैट कॉमन पॉइंट इज सेंट्रॉइड। 2:1 में हर मीडियन को डिवाइड करता है। अगर तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकालेंगे, तीनों x1 x2 x3 तीनों का सम अपॉन में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, ठीक है ना। सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं मैंने, ठीक है ना। ट्राइंगल कोई भी हो, सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के इनसाइड ही लाई करेगा, ठीक है, ठीक है ना। और ये रिलेशन तीनों साइड्स और सेंट्रॉइड और वर्टिसेस के बीच में डिस्टेंसेस के फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं ना, ये रिलेशन लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर जो होता है वो 3 टाइम्स जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर होता है, जहाँ पे जी क्या है, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, ठीक है। मीडियल ट्राइंगल क्या होता है सर, ट्राइंगल के अगर तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिला दें ना, ट्राइंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स डी ई एफ, ठीक है ना साहब, इन तीनों मिड पॉइंट्स को मिला दें अगर एक ट्राइंगल बना लें तो दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड मीडियल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जो होता है वो बाकी के जितने भी 3 ट्राइंगल ये बन रहे हैं इन तीनों के भी सिमिलर होता है, मेन ट्राइंगल के भी क्या होता है, सिमिलर होता है हमेशा, ठीक है। और क्या खास बात है, और क्या खास बात है, सर्कम सर्कल ऑफ मीडियल ट्राइंगल इज द 9 पॉइंट सर्कल है ना। मीडियल ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल होता है ना वो क्या होता है, 9 पॉइंट सर्कल होता है। मैंने अभी बताया था 9 पॉइंट सर्कल क्या होता है ना। तो आप ये समझें कि 9 पॉइंट सर्कल जो भी बनेगा ना इधर, है ना, ऐसा 9 पॉइंट सर्कल जो भी बनेगा तो पहला ऑल्टीट्यूड यहाँ आएगा, दूसरा ऑल्टीट्यूड यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा दूसरा ऑल्टीट्यूड, तीसरा ऑल्टीट्यूड यहाँ से आएगा ऐसा, ठीक है ना साहब। और ये जो होंगे ये मिड पॉइंट्स होंगे ऑर्थो सेंटर और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस के, ठीक है ना साहब। ये 9 पॉइंट्स इस टाइप से होंगे, ठीक है। चलिए अगली बात, ऑल्टीट्यूड क्या होता है साहब, ट्राइंगल की किसी एक साइड से, किसी एक वर्टेक्स से किसी एक साइड के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। उसकी लेंथ जो होती है बेसिकली सबसे ज्यादा वही मैटर करती है, लेंथ क्या है। लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका है कि अगर आपको एरिया पता है ना, तो आपको पता है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ए बी साइन सी, ये तरीका होता है। और आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम और ये कर सकते हैं कि इसी को हाफ इंटू बी इंटू एच ऑफ बी ऐसे लिख सकते हैं, या सी इंटू एच ऑफ सी लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। तो यहाँ से एच ऑफ बी की अगर आप लेंथ निकालना चाहते हैं तो हाफ से हाफ उड़ा देंगे आप, और ए बी साइन सी के अपॉन में आप बी ले जाएंगे, ठीक है ना। तो बी से भी कट जाएगा, ए साइन सी आ जाएगा, है ना। ए साइन सी वैसे आप ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते थे, बट अगर आप क्या करेंगे, अगर आप क्या करेंगे, हाफ इंटू ए इंटू एच ऑफ ए ना, ये जो फॉर्मूला है ट्राइंगल का एरिया निकालने का, इसको अगर हाफ बी सी साइन ए के मल्टीप्लाई में बी सी साइन ए के इक्वल में रखेंगे तो हाफ से हाफ आप उड़ा देंगे, एच ऑफ ए का लेंथ कितना आ जाएगा, बी सी अपॉन में ए साइन ए, ठीक है, जस्ट टू रिमेंबर, है ना। बट वैसे जनरली बच्चा क्या करता है, पाइथागोरस थ्योरम को ही फॉलो करता है ना, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगा लेता है, लेकिन ये सब में नहीं जाता है। तो याद नहीं रखना है, बस तरीका याद रखना है कि आया कैसे था रिजल्ट। दूसरी बात, किसी भी ट्राइंगल में साइड्स का जो रेशियो होता है ना वो उन साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट्स होती है ना उनके रेशियो के इनवर्स के बराबर होता है ना, रेशियो के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल के तीनों ऑल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पे कॉन्करेंट होते हैं दैट पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहां पे होता है, इनसाइड द ट्राइंगल, है ना। और राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहां पे होता है, राइट एंगल वाले वर्टेक्स पे। और अगर मैं बात करूं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहां होता है, वो कहां होता है, आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल होता है, ठीक है ना। सेम एज सर्कम सेंटर में भी यही होता है कि सर्कम सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इनसाइड द ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर कहां होता है, आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अगर आपको तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 पता है तो आप ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। वैसे आप जनरली परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन निकाल के करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूं तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, है ना, ठीक है, कि ऑर्थो सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इनसाइड ऑन द ट्राइंगल एंड आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल लाई करता है। अगर मैं बात करूं 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एंड द ऑर्थो सेंटर की बात करूं तो ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स और ऑर्थो सेंटर चारों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, ऐसा ऑर्थोसेंट्रिक सिस्टम बनाते हैं कि ए बी सी और एच में से कोई भी 3 वर्टिसेस मानो और ट्राइंगल बनाओ तो चौथा जो बच गया ना
वो क्या हो जाएगा, उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर हो जाएगा ना। यानी ट्राइंगल ABC का ऑर्थो सेंटर H है ना, तो HBC ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर A हो जाएगा ना, और AHC ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर B हो जाएगा, AHB ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर C हो जाएगा, ठीक है। और BHC और एंगल A का सम 180 डिग्री होगा, AHC और एंगल B का सम 180 होगा, AHB और एंगल C का सम 180 होगा। ये आप एंगल चेसिंग से बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। ऑर्थिक ट्राइंगल क्या होगा? ऑर्थिक ट्राइंगल इज सिंपल कि आपने ऑल्टीट्यूड्स के जो फीट्स है ना DE और F, इन तीनों को अगर मिला दिया तो क्या बनेगा, ऑर्थिक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। और ऑर्थिक ट्राइंगल के लिए जो ये ऑर्थो सेंटर है ना, ओरिजिनल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो ऑर्थिक ट्राइंगल के लिए इन सेंटर का काम करता है, ठीक है। और ये कुछ रिजल्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आपको याद नहीं करने, आपको कैलकुलेट करके देखना है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर DEF ऑर्थिक ट्राइंगल होता है ना, तो सिचुएशन में AEFH कॉन्साइक्लिक पॉइंट होंगे। AEFH देखिए, A यहाँ पे है, E यहाँ पे है, F यहाँ पे और H यहाँ पे है ना, ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एंगल 90 बन रहा है और यहाँ पे भी एंगल 90 बन रहा है। इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है, दैट्स वाई ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ऐसे BFEC ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये भी साइक्लिक है, क्योंकि ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है। तो ये सेगमेंट जो है ना वो दोनों तरफ 90 बना रहा है, दोनों दो अलग अलग पॉइंट पे सेम एंगल बना रहा है, तो ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे ही होंगे ना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के अगर अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं ना। पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो ये है, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, तीनों कॉन्करेंट होंगे। इस पॉइंट को एस बोलेंगे। ये तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, इसको सर्कम सेंटर बोला जाता है। इसको सेंटर मान के और किसी एक वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है ना इसकी, उसको रेडियस मान के अगर सर्कल ड्रॉ करें तो वो तीनों वर्टिसेस से पास होता है, ठीक है ना। और इस सर्कल को सर्कम सर्कल बोलते हैं, इस सेंटर को सर्कम सेंटर बोलते हैं, इस डिस्टेंस को सर्कम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। आगे की क्या खास बात है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी, अगर मान लो कि आपको ABC तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 मिले, तो आप इस फॉर्मूला से सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, जो कि आप नहीं निकालते हो जनरली आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लाइंस, जो तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइंस होंगी ना, उन तीनों की इक्वेशन निकाल के उनको सॉल्व करके आप क्या करते हो, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालते हो, ठीक है। बट फिर भी रेफरेंस के लिए फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं तो सर्कम सेंटर एक्यूट ट्राइंगल का कहां लाई करेगा, इनसाइड ट्राइंगल। सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे है ना, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल लाई करेगा, ठीक है ना। और सर्कम सेंटर जो होता है वो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंसेस पे होता है, और वो जो डिस्टेंस होती है वो सर्कम रेडियस होती है। उसको सर्कम रेडियस को डिस्टेंस को रेडियस मान के और सर्कम सेंटर को सेंटर मान के अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो जो सर्कल बनेगा वो सर्कम सर्कल होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला जो सर्कल होता है उसको सर्कम सर्कल बोलते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं बात करूं इस पे, तो फॉर राइट एंगल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इनटू अ सर्कल, है ना, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, जो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा वो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे होगा, बिल्कुल सही बात है। और उसकी रेडियस जो होगी वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस होगी, ठीक है ना। और बेसिकली आप ये समझिए कि ऐसा कुछ अगर डायग्राम है, ठीक है ना, तो रेडियस तो ये हो जाएगी और ये सेंटर हो जाएगा, है ना। ये जो डिस्टेंस होगी ये भी रेडियस ही होगी, और ये बेसिकली क्या होगी, मीडियन होगी, है ना। तो बेसिकली रेडियस ही मीडियन का काम करेगी राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल अगर सर्कमस्क्राइब, राइट एंगल ट्राइंगल का एक सर्कमस्क्राइब सर्कल है, तो उसके सेंटर को अगर राइट एंगल वाले वर्टेक्स से मिलाओगे तो वो जो डिस्टेंस होगी वो मीडियन का काम कर रही होगी ना। और circum center of a triangle lies inside the triangle, then joining the circum center with the triangle divides the triangle into three smaller isosceles triangle। तीनों वर्टिसेस से अगर सर्कम सेंटर को मिला दें, है ना, तो तीन क्या बनेंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, क्योंकि AS और BS बराबर होंगे क्योंकि रेडियस है, BS और CS भी बराबर होंगे, रेडियस है, तो ये भी आइसोस्केलेस, ये भी आइसोस्केलेस, ये भी आइसोस्केलेस, तीनों आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनेंगे। ये कुछ सर्कम रेडियस और साइड्स ऑफ द ट्रायंगल और एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल में रिलेशन, है ना। सर्कम रेडियस निकालने का तरीका, सर्कम रेडियस और एंगल और एरिया में रिलेशन, सर्कम रेडियस साइड्स और एरिया में रिलेशन, ठीक है। ये मैंने बता दिया है, ये बता चुका हूं, ये बता चुका हूं, ये इन दोनों के यूज से ये सिम्पसन लाइन में बता चुका हूं। अगर सर्कम सर्कल के किसी पॉइंट से ट्राइंगल की तीनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो उनके फीट्स को मिलाएंगे तो ट्राइंगल ना बन करके क्या बनेगा, लाइन बनेगी। इस लाइन को सिम्पसन्स लाइन बोलते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है,
किसी भी सिचुएशन में एक ट्राइंगल की किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करके जाने वाला लाइन सेगमेंट जो होता है, एंगल के बाइसेक्टर को एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे, है ना, ठीक है। और इस एंगल बाइसेक्टर की क्या खास बात है? पहली चीज तो एंगल बाइसेक्टर जब भी दिखता है तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाती है, तो हमें समझ में आता है कि ये दोनों साइड्स का जो रेशो है सी और बी, वही रेशो यहाँ पे सी और बी होगा, बीडी और डीसी का, ठीक है। और क्या सोच सकते हैं, इस एंगल बाइसेक्टर की अगर लेंथ निकालनी है, अगर एंगल पता है तो एम एन कॉट थ्योरम, अगर एंगल नहीं पता है ना, एंगल नहीं पता है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर स्टीवर्ट्स थ्योरम इज द बेस्ट आइडिया ना, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर अगर एडी है तो एक ये रिलेशन ए बी इंटू ए सी जो होता है वो बी डी इंटू डी सी प्लस ए डी स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। किसी भी ट्राइंगल में अगर एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो एंगल बी बड़े एंगल का बाइसेक्टर छोटा होता है और छोटे एंगल का बाइसेक्टर लेंथ में बड़ा होता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट इज इन सेंटर। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स जो होते हैं ना, वो जिस पॉइंट पे कॉन्करेंट होते हैं, दैट पॉइंट इज नॉन एज इन सेंटर। उस पॉइंट को आई से डिनोट करते हैं, इन सेंटर को सेंटर मान के और किसी एक साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस मान के। अगर आप क्या करेंगे, है ना, किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस को आप रेडियस मान के अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो सर्कल ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करके जाएगा ना, वो सर्कल ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करके जाएगा, तो उस सर्कल को हम क्या बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे, और उस रेडियस को इन रेडियस बोलेंगे ना, ठीक है। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं हम, ठीक है ना। यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि आपको पता है। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर हैं, तो उस सिचुएशन में मैं ये बोलूंगा कि यार इन सेंटर के कोऑर्डिनेट ये फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ है रेस्पेक्टिव। और अगर इसके आगे बात करी जाए, तो अगर एबीसी ट्राइंगल का अगर आई इन सेंटर है तो आई को बी से मिलाओगे तो ये b/2 एंगल होगा, और अगर आई को सी से मिलाओगे तो ये एंगल c/2 होगा। तो एंगल BIC अगर आपको निकालना है तो उसकी वैल्यू हमेशा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होती है ना, ठीक है ना, बशर्ते आई इन सेंटर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगेन ये पॉइंट अगर मान लो ट्राइंगल का ये इन सर्कल है और ये DEF 3 पॉइंट्स पे टच करके जा रहा है, तो एक्सटीरियर पॉइंट से हम जो दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ बराबर होती है। तो अगर ये वाली लेंथ x है, ये वाली लेंथ भी x है, ये लेंथ y, ये लेंथ भी y है ना, ये लेंथ z, ये लेंथ z, तो आप बोल सकते हो कि इन तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो x y z की टर्म्स में अगर हम ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z बनेगा, और जो कि तीनों साइड्स के सम यानी a प्लस b प्लस c के बराबर होगा। 2 कॉमन लेके तो डिवाइड में फेंक देंगे तो x प्लस y प्लस z का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, a प्लस b प्लस c/2 आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, s बोल देते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर s के बराबर होता है ना, तो यहाँ से हम x प्लस वाई को अगर उधर भेजेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी s माइनस सी, है ना। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई जो है ना, x प्लस वाई जो है ना वो c लेंथ के बराबर है ना, और y की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस जेड को उधर फेंक देंगे। x प्लस जेड कितना है, x प्लस जेड जो है वो b लेंथ के बराबर है ना, तो s माइनस बी आएगा। और x की लेंथ अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, y प्लस जेड को उधर भेजेंगे, y प्लस जेड कितना है, ये a के बराबर है ना, तो s माइनस ए आ जाएगा x का वैल्यू ना। तो x की लेंथ s माइनस ए, y की लेंथ s माइनस बी, z की लेंथ s माइनस सी। c से पास हो रहा है इसलिए s माइनस सी, b से a से पास हो रहा है तो s माइनस ए, b से पास हो रहा है तो s माइनस बी, ठीक है, याद रखने के लिए। अगर हेरोन्स फॉर्मूला में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी और s की वैल्यू ये रख दें x y z की टर्म्स में, तो ये हेरोन्स फॉर्मूला बन जाएगा ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। और अगर उसी में डेल की जगह पे एस आर लिख दें और सॉल्व करें तो r का वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है, याद रखने के लिए है ये चीजें। अगर मैं अगली बात करूं तो एक्स सेंटर की बात होगी अगली, है ना। किसी भी ट्राइंगल एबीसी में अगर एक इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर और दो एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर जो तीनों जहां पर कॉन्करेंट होते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज एक्स सेंटर, ठीक है ना। और ट्राइंगल के कितने एक्स सेंटर हो सकते हैं, 3, क्योंकि आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अगर एंगल ए का ले रहे हैं, बाकी दो का एक्सटर्नल ले रहे हैं, तो पहला एक्स सेंटर मिलेगा आपको जिसको ए एक्स सेंटर बोलेंगे एज इट इज। बाकी दो वर्टिसेस की अगर भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेंगे और बाकी बचे हुए दो के एक्सटर्नल लेंगे तो वहां से दो एक्स सेंटर और आ जाएंगे, तो 3 एक्स सेंटर पॉसिबल है। किसी भी सिचुएशन में इस एक्स सेंटर को सेंटर माने और किसी एक साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल के जो डिस्टेंस आएगी उस डिस्टेंस को रेडियस मान के एक सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे तो ये जो सर्कल बनेगा, दिस सर्कल इज नोन एज एक्स सर्कल, है ना। क्या बोलेंगे इस सर्कल को, एक्स सर्कल बोलेंगे ना। एक्स सर्कल की क्या खास बात है, एक्स सर्कल की जो रेडियस होगी उस रेडियस को, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी दिस इज नोन एज एक्स रेडियस, उसकी लेंथ होती है आर ए। आर ए को हम ट्राइंगल की साइड्स और उसके सेमी पेरीमीटर के रिलेशन में और एरिया के रिलेशन में यूज कर सकते हैं। कैसे, कुछ फॉर्मूला है,
ठीक है ना, कुछ फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये हो गया एक्स सर्कल और एक्स रेडियस के बारे में। ये फॉर्मूलाज है भाई। जो एक्स रेडियस जो वर्टेक्स ए के अपोजिट वाली होगी वो डेल अपॉन एस माइनस ए के बराबर होगी। एक्स रेडियस जो वर्टेक्स बी के अपोजिट में होगी वो डेल अपॉन एस माइनस बी के बराबर होगी। एक्स रेडियस जो वर्टेक्स सी के सामने होगी वो होगी डेल अपॉन एस माइनस सी के बराबर, ठीक है ना साहब। और अगर मैं बात करूं डेल की जगह एस आर लिख दूं तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। और क्या सोच सकते हैं कि आर और एस माइनस ए का जो रेशियो है उसको अगर ट्रिग्नोमेट्री में बदल दें तो एस टेन ए बाई टू आर ए का तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा। तीसरी बात क्या है, तीनों जो एक्स रेडियस है उनके रेसिप्रोकल्स का जो सम होता है ना वो बेसिकली किसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा, इन रेडियस के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। और दो दो एक्स रेडियाई के प्रोडक्ट का सम जो होगा वो एस स्क्वायर के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज थे भाई, ये सारे के सारे क्या थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज। लास्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूं इन सेंटर एक्सेंटर लेमा। क्या होता है इन सेंटर एक्सेंटर लेमा, कि अगर मान लो किसी भी ट्राइंगल में, ट्राइंगल का सर्कम सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ ये वाला है ना, जिसको मैं ओमेगा बोल रहा हूँ, ये ओमेगा सर्कम सर्कल है ट्राइंगल एबीसी का। तो ओमेगा सर्कल का जो आर्क बीसी है उसका जो मिड पॉइंट होगा एल, वो बेसिकली सेंटर होगा कौन से सर्कल का, जो सर्कल पास होगा बी सी आई, आई जो है इंसेंटर ट्राइंगल एबीसी का, और आई ए जो है वो ए एक्सेंटर ट्राइंगल का, ठीक है ना। इन चारों पॉइंट्स बी आई सी और आई ए, इन चारों से पास होने वाले सर्कल का सेंटर जो होगा वो आर्क बीसी का मिड पॉइंट होगा, है ना। आर्क कौन से वाले सर्कल का लेना है, ओमेगा, जो सर्कम सर्कल ट्राइंगल एबीसी का है उसका मिड पॉइंट जो होगा वो सेंटर होगा बी आई सी और आई ए से पास होने वाले सर्कल का, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं सर, ये तो हो गई पहला स्टेटमेंट, है ना, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, लार्जर लेमा क्या कहती है, लार्जर लेमा कहती है कि यार ये ए आई आई ए और एल ये चारों पॉइंट जो होते हैं ना ये कोलिनियर होते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और क्या होता है नेक्स्ट स्टेटमेंट, कि जो आई है ना वो अपनी इमेज देखता है किसमें, आई ए में, ठीक है। आई अपनी इमेज देखता है आई ए में, आई ए इमेज देखता है आई में, ठीक है। अब क्या करें सर, 100 पेजेस में ये नोट्स हैं, आप इन नोट्स को अच्छे से और गो थ्रू करिए। कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक और नए सेशन के माध्यम से। बट मचाना है यार, IUQM में रिजल्ट देना है बहुत बढ़िया, ठीक है ना। कर रहे हो ना तैयारी, बिल्कुल करते रहो तैयारी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।